अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आफ्टर 2 डेज एक दिन ट्रैवल में गुजरा, एक दिन ईद में गुजरा। और ईद क्या, जो गर्मी है, जो आग बरस रही है सिंध में, और इस्लामाबाद से जब मैं दरिया गली से और उसके सराउंडिंग से निकला हूँ तो मरी कोई 10 माइल क्रॉस करने के बाद ही शदीद गर्मी शुरू हो गई थी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जब पहुंचा तो अंदर जाके पनाह मिली। और सबसे पहले मैंने पिछले दिनों में बताया कि अपने एयरपोर्ट्स की वीरानी देखकर वहशत होती है, लिटरली वहशत, कि इक्का दुक्का डोमेस्टिक फ्लाइट्स, चंद लोग और इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट। बहरहाल एक गलती हो गई थी, आना शक्कर था मगर टिकट हुआ कराची का। शक्कर की उस दिन फ्लाइट भी नहीं थी, सेकंड डे थी, तो हमने कहा कि चलो कराची से ट्रेन में चले जाएंगे। 3:30 बजे हम कराची एयरपोर्ट उतरे, बल्कि 3:10 पे मेरे ख्याल में अर्ली आ गई थी। 1:30 बजे की फ्लाइट थी और 3:10 पे आ गई थी। 3:30 का स्केड्यूल था उसका लैंडिंग का। तो टैक्सी की 6 बजे की ट्रेन थी। जब 3:30 पैचेस समथिंग लाइक दैट, जब प्लेटफॉर्म पर इंटर हुए कराची कैंट स्टेशन पर, तो इंसानों का एक ऐसा हुजूम देखा जो मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी किसी रेलवे स्टेशन पे इसी पाकिस्तान में कभी बचपन में देखा हो, या कहीं इतना बड़ा क्राउड बैक वक्त कि हज़ारों लोग बेतहाशा गर्मी। तो जब ट्रेन का टाइम मालूम किया तो पता चला कि कोई आदमी नहीं जानता कि कौन सी ट्रेन कब जाएगी। हर तरफ इंसान, जिसमें मासूम छोटे छोटे बच्चे, इन्फेंट बेबीज के माएँ बेंच पे बैठी दूध पिला रही हैं उनको कमीज उठाकर, और अपने पसीने पोंछ रही हैं, बच्चों के पसीने पोंछ रही हैं, और लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। पानी की बोतल जो 100 रुपये की है वहाँ 250 रुपये की बिक रही है। सोडे की बोतल 300 रुपये की बिक रही है, जो 125 रुपये की शायद मिलती है, समथिंग लाइक दैट। और एक हाहाकार है। एसटी जो टिकट चेकर वगैरह टाइप के लोग होते हैं वो तो भरते कर रहे हैं जगह जगह कोने में खड़े लोगों से। तो पता चला कि 3 बजे, शायद 3:30 बजे या 3 बजे अल्लामा इकबाल ट्रेन को आना था, जो 6:30 बजे आई। इस दौरान भाउद्दीन ज़करिया नाम की एक ट्रेन चली गई, बिजनेस ट्रेन चली गई, और एक और कोई ट्रेन बीच में गई जो मुझे उसका नाम याद नहीं है, मिल्लत चली गई। और फिर कुछ 7:15 बजे तकरीबन हमारी कराची एक्सप्रेस आई। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो 3 घंटे किस क़यामत के थे। पूरा बदन पसीने से शराबोर, हम तरबतर, और कदम नहीं उठ रहे थे कि जीन की पैंट पहनी हुई जो नीचे सब गीली हो चुकी थी। अच्छा, मैं अपने से ज़्यादा उस वक्त उन बच्चों के बारे में, ख़वातीन के बारे में जिन्होंने बड़े बड़े हिजाब लिए हुए, बुर्क़े पहने हुए, जो अक्सरियत में अब यहाँ पर नज़र आते हैं, और परेशानी के साथ साथ वो मुतमईन भी नज़र आ रहे थे कि ये ज़िंदगी का हिस्सा है। बहुत खौफनाक सूरत हाल थी। गर्मी हमारे बचपन में भी होती थी, मगर कराची में मैंने ऐसी गर्मी कभी नहीं देखी। फिर मेरे नेफ्यू ने मेरी सीट करवाई थी, तो उन्होंने कहा कि चाचा एयर कंडीशन स्लीपर में तो नहीं हुआ, तो ये 6 का कूपा होता है, ये भी एयर कंडीशन होता है। इसमें 3 सीटें एक साथ होती हैं, ऊपर नीचे, एक मिडिल में, एक टॉप पर और एक बिल्कुल नीचे बॉटम में। तो मैं चेंज करवाने की कोशिश करूँगा, जो हो जाएगी। मैंने कहा नहीं जी, अगर नीचे की सीट है सो जाएंगे सब आराम से। अंदर गए, कुछ देर में एक फैमिली आई जिनकी 4 बच्चियाँ थीं और 2 मियाँ बीवी थे। तो उन्होंने कहा कि जी हमारी 4 सीटें यहाँ, 2 सीटें यहाँ पर हैं और 4 सीटें हमारी यहाँ हैं, 2 हमारी कहीं और हैं, अगर आप लोग मूव कर जाएँ। तो मैंने उस पर, मैं थकन से बहुत बुरा हाल था, मैंने कहा कि मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मगर बहुत सोफिस्टिकेटेड फैमिली थी, वो खुद चली गई। मगर थोड़ी देर में वो लोग आ गए। अच्छा, फिर जब आप ट्रेन में होते हैं तो हाय हेलो होती है, गुफ्तगू होती है। तो पता चला वो मेरे बड़े भाई के, मेरे नेफ्यू के वो फैमिली भाई फ्रेंड भी हैं।
اب لیٹنے کا تو ہمیں موقع نہیں ملا. 8 گھنٹے کا ٹرین کا سفر مکمل طور پر بیٹھے ہوئے گزرا. 3.5 گھنٹے ریلوے اسٹیشن پہ 3 گھنٹے کھڑے رہے. صبح 6:30 بجے ہم پہاڑ سے اترے تھے, رات 2 بجے ہم پہنچے. تو اس دوران بڑی سیاسی گفتگو بھی ہوئی. جو ہمارے کمپارٹمنٹ میں ایک لڑکا لاہور کا تھا جو بہت کم بولتا تھا, پرانے لاہور کا. ایک ینگ بچہ جو ولاگر تھا, ایک انٹرنیشنل کسی ولاگر کمپنی کے لیے کانٹینٹ رائٹنگ کرتا تھا, میرے خیال میں ٹیکنالوجی کا کوئی ولاگ تھا. وہ ملتان سے تھا. اور یہ صاحب مجھے نہیں پتا, جو میرے فیملی فرینڈ تھے, میں نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کس ڈپارٹمنٹ میں. وہ گزری میں رہتے تھے, ان کے 2 اپنے اپارٹمنٹ تھے. سندھ کے ملک کے سیاسی حالات پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا بابا دیکھو سندھ میں تو حال یہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب نے جب وہ ایجوکیشن منسٹر تھے کبھی, تو وہ عام کر دیا کہ جو لائنیں لگا کے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں نوکریاں دو. تو انہوں نے بتایا کہ ایک گداگر, ایک فقیر, یہ سمجھ کے کہ شاید یہاں لنگر لٹ رہا ہے یا پیسے بٹ رہے ہیں, وہ لائن میں لگ گیا. جب اس کا نمبر آیا کہ ابھی وہ اپنا نام بتاتا, خود اپنی فریاد کرتا, انہوں نے پوچھا تجھے نام لکھا ہے؟ انہوں نے نام لکھا کہ بابا کا باپ کا نام کیا ہے, وہ بھی لکھا اور اس کو اپائنٹمنٹ لیٹر دے دیا. تو وہ چیختا رہ گیا, بولتا رہ گیا کہ بھائی میں بھیک مانگنے والا ہوں, مگر اس کو اپائنٹمنٹ لیٹر دے دیا گیا. اب میں آپ کو جو اس کو بیان کرنے کا پرپس ہے وہ بتاتا ہوں کہ کراچی ریلوے اسٹیشن پر کوئی قلی, کوئی ریلوے ملازم, کوئی ایچ ایوری سنگل باڈی I'm talking about غیر سندھی نہیں تھا. یہاں تک کہ جو کراچی اسٹیشن پر اسٹال ہیں کھانے پینے کے, پانی کے, ہر چیز کے, وہ سب سندھیوں کے ہیں. باہر نکلے سب سندھی ہیں, کراچی ایئرپورٹ پہ سب سندھی ہیں, اور ہر ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے. باقی شہریوں کے لیے اس ملک, اس صوبے میں نوکریاں, سہولتیں مکمل طور پہ بند کر دی گئی ہیں. تو میں اس پہ بہت غور کرتا رہا کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے. تو ایک صاحب نے آج دوپہر میں وہ ملنے آئے تھے. میں تو گھر سے باہر نہیں نکلتا. میں یہاں یہ بھی ذکر کر دوں کہ میں بڑا مخالف رہا ہوں کہ جی یہاں سارا دن لوگ سوتے ہیں اور رات کو نکلتے ہیں. اس گرمی میں کوئی تصور کر سکتا ہے باہر نکلنے کا؟ میرے بچپن میں سکھر میں پہلی بار آیا ہوں 40 سال میں, جون کے مہینے میں. یہاں فل ایئر کنڈیشن میں سب سو رہے ہوتے ہیں, اور کیا کریں, باہر نکلنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کسی بھی حال میں. جو مجبوری کی ڈیوٹیاں کرتے ہیں وہ نکلتے ہیں, نوجوان بچے زیادہ تر. ایک خاص ایج کے بعد تو یا بچے معصوم نہیں نکل سکتے, اور نہ مائیں اور باپ انہیں نکلنے دیتے ہیں. تو شام 6 بجے تک سب سوتے ہیں, پوری رات جاگتے ہیں کہ شام میں کچھ ہوا بھی چل جاتی ہے. گو کہ لو تھی کل رات, لائٹ چلی گئی اچانک. کیا لائٹ؟ 3 دن کا وعدہ کیا تھا کہ لائٹ نہیں جائے گی, مگر ہر طرف ایک جگہ ایک کا ٹرانسفارمر ایک فیز کا پھٹ چکا ہے. کب آئے گا, بنے گا, وہ کب لگے گا, کب لائٹ آئے گی, نو بڈی نوز. اور جو ایک دوسرا فیز ہے یہاں مختلف, ہر گھروں میں 2 فیز ہیں, تو وہ بھی وقفے سے جاتی ہے, مگر جلدی آ جاتی ہے. تو بہرحال وہ جو صاحب ملنے آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا صورتحال ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی کو کہیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ ملک نہیں بچے گا اور اس کا جغرافیہ چینج ہوگا, تو وہ اپنے اقتدار کو آنے والے وقتوں میں بھی دوام دینے کے لیے سندھی قوم کو اپنے گرد جمع رکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا مطلب لوگ جمع رہیں گے؟ انہوں نے کہا بابا ایک گھر میں ایک نوکری دے دو, باقی سب غلامی کرتے ہیں. اس اگلی نوکری لینے کے لیے بھی, اور جو دی گئی ہے نوکری اسے بچانے کے لیے بھی, کہ آپ سرتابی کریں گے تو پہلے آپ کا ٹرانسفر ادھر ادھر کروا دیا جائے گا, جنگلوں میں پھینکوا دیا جائے گا, معطل کروا دیا جائے گا, اور آخری مرحلے میں کوئی الزام لگا کے نوکری ختم کروا دی جائے گی. تو آپ کے پاس کوئی راستہ تو ہے نہیں انہی لوگوں کے علاوہ جانے کا. پولیس ہو, تھانہ, کوئی ڈپارٹمنٹ ہو, ان کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, کسی کی مدد نہیں ہو سکتی.
नामुमकिनात में से, और ये सिंधी स्पीकिंग लोगों ने मुझे बताया है। बाकी सूरत हाल ये है इस मुल्क की कि कल शाम को मेरे भाई के यहाँ एक साहब आए, पता चला कि उनका 14 साल का भतीजा डाकू उठा के ले गए। एक लड़की से कॉल करवाते थे, 13-14 साल का बच्चा, और वो बच्चा अपने घर वालों को डॉज दे के कि मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, और वो वैनों में बैठ कर कंदकोट पहुंच गया। वहां से वो गायब हो गया। एक हफ्ते में 2 कॉलें आई, 50 लाख रुपए दें, नहीं तो हम इसे मार देंगे, और मारने के बाद लाश का भी पता नहीं बताएंगे, फिर 1 करोड़ रुपए लेंगे लाश बताने का। तो मैंने पूछा फिर, तो उन्होंने कहा कि जो शहर का एसपी है सक्खर का, वो कहता है कि आप कश्मीर जाकर इसकी रिपोर्ट करवाएं। मैंने कहा बच्चा तो सक्खर से गया है। उनका हाँ, और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो हम सॉरी करते हैं, आप कश्मीर चले जाएं। फिर किसी और बड़े अफसर से बात हुई, उसने कहा नहीं तुम शिकारपुर जाकर बात करो, वहां रिपोर्ट करवाओ, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। पुलिस ने साफ कह दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि वो उनके लोगों तक, मुझे नाम पता है, मैं नहीं लूंगा, मेरा खानदान रहता है, मेरे बहन भाई हैं, मैं खुद भी आता जाता हूँ, कि जिन लोगों ने उठाया वो मशहूर है इस काम के लिए। ये सरदारों का खेल है। तो उन तक मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं कि बार्गेन करके, गरीबों का बच्चा है। अच्छा, उस बच्चे ने, इन्होंने कहा कि हम तो बहुत गरीब लोग हैं, पैसे तो नहीं है हमारे पास। उन्होंने कहा कि ये तो लड़की से कहता था कि हमारी 200 बकरियां हैं, 400 गायें हैं, हमारी 500 एकड़ ज़मीन है, और दिस एंड दैट। देखें बच्चों को, देखें यहाँ 14-14 साल के बच्चे, और सिचुएशन और रोमांस, ये सारी चीज़ें जमा करें तो सब कुछ हैरान कुन है ना। तो अब मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो मैंने पूछा, एक मेरे भाई के पास एक बलोच साहब आते हैं, पिछले दिनों आप लोगों ने सुना होगा, पाकिस्तान में रहने वालों को, खासकर सिंध में रहने वालों को, कि एक बुकटियों का एक बच्चा उठा लिया गया था, बंदा उठा लिया गया था। तो फिर हमला हुआ पन्नू आकिल के पास कहीं जाकर, 9 सारे डाकू 9 के 9 मारे और अपना बंदा ले लिया, क्योंकि पहले धमकी दी गई थी कि अगर हमारा बंदा वापस नहीं मिला तो हम सरदार के बेटे को मार देंगे। तो मैंने उसी कबीले के एक फर्द से पूछा ये क्या है। उसने कहा बाबा ये सारे डाकू, पुलिस, रियासत सब मिले हुए आपस में, और ये एक बहुत बड़ा कारोबार है। और जो बड़े सरदार हैं, जो नेक शरीफ सरदार हैं, वो धंधे में पड़ते ही नहीं है, वो निगोसिएशन भी नहीं करवाते, क्योंकि वो कहते हैं कि जब हम निगोसिएशन करवाते थे, छुड़वाते थे, तो हम पर इल्ज़ाम लगता था कि हम शायद मिले हुए हैं और हमारे थ्रू बंदा छूटता था। अच्छा, अब तरीक़ाकार क्या है कि जब बंदे से के वालिदैन से, घर वालों से पैसे ले लेते हैं तो हवाले किया जाता है पुलिस के, और पुलिस फिर अपने नंबर बनाती है कि देखें जी हमने बंदा बाजियाब करवा लिया। और पुलिस ने इनके बड़े पैमाने पे कार्रवाई की और डाकुओं से मुकाबला हुआ, वो फरार हो गए, बंदा छोड़ के। हम भी हैरान होते थे कि बंदा कैसे बाजियाब करा लेते हैं, वो भाग जाते हैं और बंदा छोड़ के भागते हैं, कोई ना जख्मी होता है ना मारा जाता है। तो पता चला कि जनाब निगोसिएशन तो आप लोग खुद करते हैं, बंदे जो मुतासरीन खानदान होते हैं वो करते हैं, पैसे देते हैं, और आखिर में वो पुलिस वालों को लाके छोड़ देते हैं। पुलिस वाले बस ये मदद करते हैं कि जी हमारी तरह के मुताबिक फलाने कबीले के पास है बच्चा आपका या आपका आदमी। और पता चला कि बड़े बड़े दाढ़ियों वाले वहां पर मौजूद हैं, और इसी तरह लड़कियों से टेलीफोन करवा के। ये आपका आज का पाकिस्तान है। महंगाई, हर आदमी पिस रहा है, और कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि 11% पे महंगाई आ गई, 38% से। गलियां, आप सक्खर की यकीन करें, खून से, ओजड़ी से और गलाजत से कुर्बानी के बाद की जो जानवरों के जिस्म से निकलती उससे भरी पड़ी है। घर वाले अपने तौर पे खून साफ करने के लिए पानी डाल देते हैं, वो और बिखर जाता है। पायचा उठा के आप हर गली से गुजर रहे हैं। इसमें अगर आप बहुत गौर से देखें, खासकर यूरोप अमेरिका में रहते हो, तो आपको लगता है कि ये कोई इंसानी बस्ती नहीं है, यहां इंसान रहते ही नहीं है। ये एक अजीबुल खलकत कोई सिंफ है जिसका शऊर से, बसीरत से, सिविलाइजेशन से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है।
मतकूक से चेहरे हैं, स्याह पड़ चुके हैं अक्सरियत में लोग, और इन सियासतदानों के पीछे हैं। जब ये तंग करते हैं, बहुत तंग आ जाते हैं, इनके ताल्लुकात हैं उनके पास पहुंच जाते हैं, वो धमकी देते हैं तो मामला दुरुस्त हो जाता है। बताना मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ कोई चीज़ अब ऑर्डर में नहीं है, कोई रियासत नहीं है। लोग बैठे थे तो वो हंस रहे थे जब बताया कि कहा गया कि जनाब कश्मीर पुलिस से कहें कि वो रिपोर्ट दर्ज करें। उनका कि बाबा हमारा ये काम नहीं है, हम हाथ खड़े करते हैं। और रोज़ ये वाक़यात होते हैं। रात गए जब मैं अपने भाई के घर से निकला तो बखुदा पहली बार मुझे डर लगा कि यहाँ तो कोई सोच भी नहीं सकता। फिर वो जो यहाँ सक्खर में दूसरा सहाफ़ी मारा गया, एक पहले मारे गए थे, आज तक नहीं पता चला, उसका कातिल भी कच्चे में डाकुओं के पास बैठा है। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब मीडिया में भी लोग भूल चुके हैं। अब जो है वो एक गडानी नाम के, रसुल्ला गडानी मेरे ख्याल में, मुझे हसन मुश्तबा ने न्यूयॉर्क से भी मैसेज किया है कि उसके बारे में भी बोलें, मालूमात करें। तो एक लुंड ख़ानदान का नाम लिया जाता है कि उनके खिलाफ कोई विलाप किया था, मगर उन सहाफ़ी के बारे में भी कोई अच्छी राय नहीं है यहाँ लोगों की। दोनों बातें कहनी चाहिए, सच बोलना चाहिए। वो एक किसी मामूली से अखबार से एफिलेटेड अपना नाम किया हुआ था, बेसिकली व्लॉगर थे और बहुत सच बोलते थे, मगर साथ में बदतमीजी भी करते थे, धमकियां भी देते थे, और बहुत से मामलात भी उनके टेढ़े थे। अब उनको किसने मरवाया, शुबा किसी पे है, मगर सच कोई नहीं जानता। अब 2 लाशें मिल चुकी हैं जो यूनियनिस्ट सहाफ़ी हैं उन्हें, और वो शोर मचा रहे हैं, अपने नंबर बना रहे हैं। यहाँ कोई महफूज नहीं है, यहाँ किसी की कोई गारंटी नहीं है, यहाँ कोई रियासत नहीं है, कोई कानून नहीं है, इंसाफ तो बड़ी दूर की बात है। और ये सब कुछ जो है फेक है, मुकम्मल तौर पे ये एक फेक है। यहाँ बिजली के हवाले से अगर बिजली आ भी जाए तो आम आदमी एयर कंडीशन खरीद सकता है। मेरे बचपन में हम पंखे में आराम से सो जाया करते थे, एयर कंडीशन का कोई तस्वुर नहीं था। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, मगर नॉर्मल रहते थे। मगर अब आप एयर कंडीशन में भी 22 पे और 20 पे लगाएं तो आराम से रह सकते हैं। और जो हाई मिडिल क्लास है उनके घर में भी ज़्यादा, क्योंकि बिजली का बिल इतना खौफनाक आता है, तो एक एयर कंडीशन में 8-8 लोग सोते हैं और कुछ देर चला के फिर पंखा चलाते हैं कि जब तक एयर कंडीशन की कूलिंग है उससे फ़ायदा उठा लें, फिर एयर कंडीशन चलाते हैं। और ये वेदर अक्टूबर एंड तक रहेगा। इस दौरान क्या कारोबार होना है, क्या सोशो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होनी है, क्या तरक्याती काम होने हैं, मतलब एक आग का दरिया है जो मैं डूब के आया हूँ। मैं यही कह सकता हूँ। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल बात होगी। कुछ सियासी मामलात पे गुफ्तगू करेंगे, कुछ समाजी मामलात पे। कल मैं यहाँ एक सिंधी इंटेलेक्चुअल्स का इंटरव्यू करूँगा जो बहुत नामवर सिंधी इंटेलेक्चुअल है। इंशाल्लाह उनको कल मैं उनका इंटरव्यू करूँगा, दिखाऊँगा मैं किस दिन, ये मुझे अभी नहीं पता, मगर ये कि कल मैं व्लॉग लाज़मी करूँगा। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदस फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।